ये देखिए, ये डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि इस डायग्राम में बेटा एक पर्सन को कट लगा। पर्सन को कट लगने के बाद बेटा उसकी बॉडी ने क्या किया, उसकी की बॉडी ने पहला मैकेनिज्म शुरू किया ब्लड लॉस को रोकने का। सो दैट वाज वेस्कुलर स्पाज्म, दैट वाज वेस्कुलर स्पाज्म। ठीक है, फिर बॉडी ने सेकंड काम किया बेटा, उसने क्या बना लिया, प्लेटलेट ब्लड फॉर्मेशन कर दिया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कर दिया। एंड आफ्टर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बेटा अब क्या शुरू होगा, अब ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमेना, अब ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म शुरू होगा। ठीक है ना। सो मतलब अब कौन आएंगे बेटा पिक्चर में, अब आने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कैसे करते हैं, तो ये दो तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की बॉडी में बाहर से कट लगा है, ठीक है ना, या किसी पर्सन में बेटा बॉडी के अंदर से कट लगा है, मतलब ब्लड वेसल बेटा अंदर से डैमेज हुए, इंटरनल डैमेज हुआ बेटा, तो इंटरनल डैमेज में बेटा ब्लड लॉस को रोकने के लिए कौन एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आपने खुद बेटा बॉडी में कट लगाया बाहर से, किसी चीज़ से बेटा, शार्प चीज़ से बाहर से कट लगा है, तो बाहर वाली ब्लड वेसल्स का जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है हाँ ये ब्लड लॉस हो रहा है, सो उसको रोकने के लिए बेटा हम क्या शुरू करते हैं, हम एक्सट्रेंसिक पाथवे शुरू करते हैं। सो मतलब टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस बेटा, ब्लड लॉस अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, इंटरनल डैमेज भी हो सकता है, एक्सटर्नल डैमेज भी हो सकता है। तो अगर ब्लड लॉस बेटा एक्सटर्नल डैमेज में हुआ है तो हम किस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, एक्सट्रेंसिक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड लॉस अंदर से हो रहा है बेटा, मतलब इंटरनल डैमेज हुआ है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, तो उसको बचा, उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए बेटा हम किसको एक्टिवेट करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। मतलब ब्लड वेसल का डैमेज बाहर से, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। बॉडी के बाहर बेटा डैमेज हुआ है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे इसको रोकेगा, बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है तो इंट्रिंसिक पाथवे इसको रोकेगा। अब ये कैसे काम करते हैं बेटा दोनों पाथवेज, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होगा क्या बच्चा, जैसे ही इंट्रिंसिक डैमेज दिखता है बॉडी को, इंट्रिंसिक डैमेज मतलब किस में इंजरी आई है, इंजरी टू ब्लड वेसल, तो मतलब ब्लड वेसल डैमेज हुआ है बेटा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक डैमेज का मतलब, पाथवे का मतलब क्या होता है बेटा, टिश्यू डैमेज हुआ है, मतलब बाहर से बॉडी डैमेज हुई है बेटा। तो ये डैमेज अगर बॉडी में हुआ है तो क्या होता है, बॉडी एक्टिवेट करती है बेटा सबसे पहले फैक्टर को, जिसको हम नाम देते हैं हैगमैन्स फैक्टर बेटा। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ एक एक करके सारी चीज़ों को, तो हम ब्लैक कलर का ही यूज़ करते हैं। तो बॉडी क्या करती है बेटा, बॉडी एक्टिवेट करते हैं फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट करती है। तो हमारा फैक्टर नंबर 12 कौन था बेटा, ये था हैगमैन्स फैक्टर। तो ये है हैगमैन्स फैक्टर। ठीक है, ये हैगमैन्स फैक्टर है। तो हैगमैन्स फैक्टर जो था वो इनएक्टिव फॉर्म में था। तो बॉडी को जैसे पता चल गया बेटा कि अंदर से ब्लड वेसल डैमेज हुई है, तो बॉडी ने क्या किया बच्चा, इस इनएक्टिवेटेड हैगमैन्स फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। तो ये बन गया बेटा एक्टिवेटेड हैगमैन्स फैक्टर। तो एक्टिवेटेड को हम HA लिख देते, ए मतलब ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये इनएक्टिव हैगमैन्स फैक्टर था ब्लड के अंदर। सो जैसे हमारी बॉडी में अंदर से कट लग गया, सो ड्यूरिंग दिस इंटरनल डैमेज बेटा बॉडी ने इनएक्टिव फैक्टर 12 को बेटा, जिस इनएक्टिव फैक्टर 12 को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हैगमैन्स फैक्टर बोलते हैं, ग्लास फैक्टर बोलते हैं, या कॉन्टैक्ट फैक्टर बोलते हैं। तो ये ग्लास फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर या हैगमैन्स फैक्टर एक्टिवेट हुआ, और अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक्टिवेटेड हैगमैन्स फैक्टर या एक्टिवेटेड फैक्टर 12, या शॉर्ट में एक्टिवेटेड कॉन्टैक्ट फैक्टर बन गया बेटा। जैसे ही कॉन्टैक्ट फैक्टर एक्टिवेट होता है, तो कॉन्टैक्ट फैक्टर क्या करता है बच्चा, ये एक्टिवेट करता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर नेक्स्ट प्लाज्मा फैक्टर को, जिसको हम फैक्टर 11 बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास मान लो फॉर में इनएक्टिव 11 फैक्टर था बेटा। सो दिस इज इनएक्टिव 11 फैक्टर, XI फैक्टर 11 होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते थे,
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते थे। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है अभी, ये इनएक्टिव फॉर्म में बेटा। अब बॉडी ने क्या किया, इसने देखा कि 11 फैक्टर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए बेटा बॉडी ने किसको यूज़ किया, अब ये बन गया बेटा एक्टिवेटेड फैक्टर 11 बन गया। तो ए में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है बेटा एक्टिवेटेड हैगमेन्स फैक्टर, इसे एक्टिवेट कर रहा है। तो ये ऐसे एक्टिवेट हो गया। समझ लीजिए आप पूरी कहानी को, ठीक है। सो मतलब आपने सबसे पहले एक फैक्टर को एक्टिवेट किया, वो एक्टिवेटेड फैक्टर फिर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। अब जैसे ही बेटा आपका फैक्टर 11 जिसको हम बेटा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, सो दिस एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा इज गोइंग टू एक्टिवेट अनदर प्लाज्मा फैक्टर, ठीक है ना। मतलब ये खुद एक्टिवेट हो गया। अब खुद एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये दूसरे फैक्टर को अपने आप बेटा अभी एक्टिवेट करेगा, विच इज़ कॉल्ड एज फैक्टर 9 बेटा, ठीक है ना। सो हमारी बॉडी के अंदर क्या है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर 9। तो ये हमारा फैक्टर 9 हो गया, ठीक है ना। फैक्टर 9 को हम क्या बोलते थे, क्रिसमस फैक्टर बोलते थे। इसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते थे। तो ये किस फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बेटा, ठीक है। अब इसको हमें एक्टिवेट कराना है, इसको हमें बनाना है बेटा IXA, मतलब एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बेटा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को, या फैक्टर नंबर 11 को हम यूज़ करते हैं। पूरा आप इसको समझिए। सो आपके पास सबसे पहले क्या था, आपके पास बेटा फैक्टर 12 है जो इनएक्टिव है। फैक्टर 12 इनएक्टिव जो है बेटा उसको एक्टिवेट किया किसने, इंट्रिंसिक पाथवे ने। जैसे एक्टिवेट हुआ तो ये बन गया एक्टिवेटेड फैक्टर 12। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है, तो इधर मैं लिख भी देता हूँ बेटा, ये फैक्टर 12 है, ठीक है ना। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 ने क्या किया, वो खुद एक्टिवेट होने के बाद दूसरे इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड एज फैक्टर 11 बेटा। तो ये फैक्टर 11 हो गया जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। जैसे ही 11 वाला फैक्टर खुद एक्टिवेट हो जाता है, इट इज़ इटसेल्फ गोइंग टू एक्टिवेट बेटा अनदर इनएक्टिव फैक्टर जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं या फैक्टर 9 बोलते हैं। समझ आया ना। अब फैक्टर 9 जैसे ही एक्टिवेट होगा बेटा, जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, वो आगे बढ़ेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एंड आफ्टर एक्टिवेशन बेटा वो क्या करता है बेटा, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हमारा फैक्टर 10 है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टुअर्ट पावर फैक्टर अभी किस फॉर्म में, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में। अब इस इनएक्टिव फॉर्म या इस इनएक्टिव स्टुअर्ट पावर फैक्टर को कौन एक्टिवेट करेगा बेटा, इसको एक्टिवेट करता है एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर एक्टिवेट करता है इसको बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पे और एक पॉइंट भी याद रखना है, यहाँ पे एक्टिवेशन जो फैक्टर 10 का हो रहा है बच्चा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए आप एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर हमारा कौन था बेटा, फैक्टर 8 था। सो मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और चीज़ याद रखनी है, फैक्टर 8 जो हमारा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हीमोग्लोबिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे है ना बेटा एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 बेटा। तो हम इसको ऐसे एक्टिवेट करते हैं, ये बन जाता है VIIA। तो ये एक्टिवेट हो गया ऐसे, ठीक है ना। और आफ्टर एक्टिवेशन बेटा ये भी किस में मदद करता है, ये भी एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 में मदद करता है ऐसे। मतलब फैक्टर 10 को एक्टिवेट फैक्टर 9 भी करता है एंड फैक्टर 8 भी करता है बेटा। समझ आया। अब स्टोर्ड पावर फैक्टर जो फैक्टर 10 है बेटा वो अभी तक इनएक्टिव था, अब ये क्या बन गया, अभी एक्टिव बन गया बेटा।
सो ये है एक्टिवेटेड फैक्टर 10। समझ आया ना बच्चा? अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है, हम नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा हमको। तो इधर तक कहानी क्लियर है ना बच्चा? अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में एक्टिवेटेड से ही शुरू करूँगा। पहले हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो दिस इज, ये हमारा था बेटा x, पावर फैक्टर था जो इनएक्टिव था बेटा। तो अभी हम इसको क्या कर चुके हैं, अभी हम इसको एक्टिवेट कर चुके हैं। तो अभी ये बन गया एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ठीक है ना? तो मैंने इस वाले को यहाँ पे वापस ले आया। ठीक है, अब जैसे आपका फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ बेटा, वो एक्टिवेटेड कंडीशन में आ गया। अब इस फैक्टर 10 के बेटा आफ्टर एक्टिवेशन ये फैक्टर 10 क्या करता है, ये खुद एक्टिवेट हो गया। अब ये लेबाइल फैक्टर को क्या कर देता है बेटा, लेबाइल फैक्टर मतलब फैक्टर 5। ठीक है ना? तो लेबाइल फैक्टर हमारा कौन था, ये फैक्टर 5 हमारा लेबाइल फैक्टर था, लेबाइल फैक्टर था बेटा। ये अभी किस फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन हमें इसे एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट करेंगे हम किसकी मदद से बेटा, फैक्टर 10 की मदद से। तो ये क्या बनेगा, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 5 बनेगा, या एक्टिवेटेड लेबाइल फैक्टर बनेगा बेटा। समझ आया ना? तो लेबाइल फैक्टर मतलब फैक्टर 5 जो इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको एक्टिवेट किसने किया बेटा, फैक्टर 10 ने एक्टिवेट किया, जो एक्टिवेट खुद हो गया था बेटा। जैसे वो एक्टिवेट हुआ तो उसने नीचे आकर बेटा किसको एक्टिवेट कर दिया, लेबाइल फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया, जो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था। समझ गए ना? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है बेटा। और यहाँ पे और एक चीज़ भी याद रखना विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लेबाइल फैक्टर इज एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 10। लेबाइल फैक्टर को एक्टिवेट कौन करता है, फैक्टर 10 करता है। बट बिसाइड्स फैक्टर 10 बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, बिसाइड्स फैक्टर 10 इसको प्रोथ्रोम्बिन भी एक्टिवेट करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिसाइड्स फैक्टर 10 बेटा इसको क्या कर सकता है, प्रोथ्रोम्बिन भी एक्टिवेट, मतलब एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन भी लेबाइल फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए क्या होता है बेटा, ज़रूरी होता है। सो लेबाइल फैक्टर इज एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 10 एज वेल एज बाय फैक्टर 2, जिस फैक्टर 2 को हम क्या बोलते थे, प्रोथ्रोम्बिन बोलते थे बेटा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लेबाइल फैक्टर एक्टिवेट हो गया। लेबाइल फैक्टर आगे क्या करता है, ये फैक्टर 2 जो है बेटा, अगर कोई फैक्टर 2 इनएक्टिव फॉर्म में है, फैक्टर 2 इनएक्टिव फॉर्म में, फैक्टर 2 को हम क्या बोलते थे, प्रोथ्रोम्बिन बोलते थे। इसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते थे बेटा। प्रोथ्रोम्बिन बोलते थे। तो ये अभी इनएक्टिव फॉर्म है, बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 5 को यूज़ करते हैं बेटा। सो मतलब ये हुआ जो हमारा एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है, जिसको हम लेबाइल फैक्टर बोलते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 2। और फैक्टर 2 जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, वो इन टर्न बेटा किसे एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिव 5 को एक्टिवेट करेगा। मतलब ये भी इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका एक्टिवेटेड फॉर्म चाहिए। अब एक बार एक्टिवेट हो गया, फिर इसको भी क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है बेटा। तो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को हम एक्टिवेट करते हैं बेटा बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 5, जिसको हम लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिस एक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। ये बन गया थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ। एंड थ्रोम्बिन बनाने के लिए बेटा बिसाइड्स लेबाइल फैक्टर हम फैक्टर 4 को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर 4 को भी यूज़ कर सकते हैं। और फैक्टर 4 कौन था बेटा, वो कैल्शियम था, ये भी याद रख लेना। तो फैक्टर 4 हम किसको बोलते थे, IVM किसको बोलते थे बेटा, कैल्शियम को बोलते थे। तो कैल्शियम भी किसकी एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है, प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। अब प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो चुका है बेटा, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो चुका है, हमने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, थ्रोम्बिन में। अब एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन क्या करेगा बेटा, वो फैक्टर फर्स्ट को, हमारा फर्स्ट फैक्टर कौन था, फिब्रिनोजिन था बेटा। फर्स्ट फैक्टर हमारा कौन था बेटा, फिब्रिनोजिन था। ये फिब्रिनोजिन आया, तो प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन बनेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एक्ट करता है बेटा फिब्रिनोजिन के ऊपर।
और फिब्रिनोजन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो मतलब IE एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन विच इज़ कॉल्ड एज फिब्रिन, ये बन गया फिब्रिन। ठीक है ना बच्चा। और फिब्रिन जैसे बनेगा बेटा, अब ये फिब्रिन थ्रेड को हमें स्टेबलाइज करना है ना, बिकॉज अगर फिब्रिन थ्रेड बनने के बाद अनस्टेबल रही तो ये तो ब्रेक हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं हमारे लिए बेटा आफ्टर ब्रेक डाउन। तो इसको स्टेबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और फैक्टर को यूज़ करते हैं बेटा, विच इज़ फैक्टर 13। तो हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर 13 जो है हमारा, जो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा एक्टिव फॉर्म में। सो वो बनेगा बेटा एक्टिवेटेड 13, और एक्टिवेटेड 13 किसको स्टेबल करके रखता है, फिब्रिन को स्टेबल करके रखता है। सो दैट इज़ वाई दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बेटा। एंड फाइनली जब फिब्रिन स्टेबल हो जाएगा तो फिब्रिन क्या करेगा बेटा, ये आपस में जुड़ना शुरू करेगा, ये क्रॉस लिंक करना शुरू करेगा, और क्रॉस लिंक शुरू करेगा तो क्या बनाएगा, क्लॉट बनाएगा बेटा। और जैसे क्लॉट बनेगा तो जिस जगह पे ब्लड लॉस हो रहा था उस जगह को ये क्या कर देगा, कवर कर देगा। समझ आया। सो मतलब ये जो पिक्चर हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर मैं इसी पिक्चर को एंड पे ले आऊँ अभी, सो ये पिक्चर को अगर आप एंड पे देखेंगे बेटा, फाइनली इस पिक्चर को एंड पे क्या होगा, तो ये हमारा इधर बेटा फाइनली प्लेटलेट आ गया था। अब इस प्लेटलेट के ऊपर क्या आएंगी बेटा, फिब्रिन थ्रेड्स आएंगी, और ये इस पूरे एरिया को क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉट बेटा, इसको हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉट। तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लॉटिंग बोलते हैं। सो ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फिनिश हो जाती है। सो मैंने आपको ये मैकेनिज्म खाली किसका दिखाया, इंट्रिंसिक का दिखाया। तो एक्सट्रिंसिक में थोड़ा सा आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे बेटा। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, जब एक्सट्रिंसिक डैमेज होता है ना, तो एक्सट्रिंसिक डैमेज में बेटा एक्टिवेशन किसका होता है, एक्टिवेशन होता है बेटा VII फैक्टर का। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं। तो ये प्रो कन्वर्टिन है हमारा, इधर से मैं ले लेता हूँ इसको, ये प्रो कन्वर्टिन है बेटा। ठीक है ना, दिस इज प्रो कन्वर्टिन, दिस इज प्रो कन्वर्टिन, ये इनएक्टिव प्रो कन्वर्टिन है बेटा। ठीक है, तो आपने इनएक्टिव प्रो कन्वर्टिन को, हमारे लिए प्रो कन्वर्टिन कौन सा फैक्टर होता था बेटा, दिस वाज फैक्टर 7 बेटा। ठीक है, प्रो कन्वर्टिन कौन सा फैक्टर होता था, फैक्टर 7 होता था। इसको हम इसके अलावा स्टेबल फैक्टर भी बोलते थे बेटा, अगर आपको याद हो। तो ये इनएक्टिव था ना, तो आपने इसको क्या करा दिया, टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट करा दिया। जैसे एक्टिवेट होगा तो ये क्या बनेगा, ये एक्टिवेटेड प्रो कन्वर्टिन बनेगा, ये बन गया एक्टिवेटेड प्रो कन्वर्टिन बेटा। अब ये एक्टिवेटेड प्रो कन्वर्टिन बेटा कहाँ पे साइकिल में एंटर करता है, ये साइकिल में एंटर करता है बेटा क्रिसमस फैक्टर के पास। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो हमने जब क्या किया था बेटा, हमने प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट किया था, वो बन गया था एक्टिवेटेड प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्टिवेटेड प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा फिर किसे एक्टिवेट करता था बेटा, वो नीचे आके एक्टिवेट करता था फैक्टर IX को एक्टिवेट करता था। फैक्टर IX जब एक्टिवेट होता था, मतलब क्रिसमस फैक्टर जब एक्टिवेट होता था, वो बनता था एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर। अब जैसे एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर बनता था, फिर हम उसको यूज़ करते थे किसको कन्वर्ट करने के लिए, फैक्टर X को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी पॉइंट पे कौन ऐड हो जाता है बेटा, प्रो कन्वर्टिन ऐड। मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये वाला एरिया बेटा ऑलरेडी चलता आ रहा है, फिर हमारा प्रोसेस कहाँ से चलता है बेटा, इस पॉइंट से एडिशन चलता है। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारा फैक्टर प्रो कन्वर्टिन साइकिल के अंदर एंटर करेगा एट दिस वेरी स्टेप। बाकी स्टेप्स जो बेटा वो कॉमन है, जो आपने देखे वो सारे सेम। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। बट NCERT में बेटा NCERT में गलती क्या हुआ, उन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्लड क्लॉटिंग नहीं दिखाया है। उन्होंने बेटा सिंपल वाला ब्लड क्लॉटिंग दिखाया है। तो मैं एक बार वो सिंपल वाला ब्लड क्लॉटिंग आपको दिखाता हूँ कि NCERT ने क्या किया है। तो आपको सिंपल वाली ब्लड क्लॉटिंग याद रखनी है, बट अगर हो सके तो ये डिटेल्ड फॉर्म भी थोड़ा सा याद रख लेना, ताकि कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। तो NCERT ने कैसे दिखाया, तो ये ध्यान से देखे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी टिश्यू में इंजरी हो गई, टिश्यू इंजर्ड हो गया, तो इंजर्ड टिश्यू क्या करता है बेटा, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। वो रिलीज करता है किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ठीक है ना। सेम समय बेटा ब्लड प्लेटलेट जो उस एरिया पे जमा हो गई,
बिकॉज डैमेज हुआ है ना, तो डैमेज की वजह से ब्लड प्लेटलेट्स आगे उन्होंने प्लग फॉर्मेशन किया है। तो जो प्लेटलेट्स वहाँ पे आई है बेटा, वो प्लेटलेट्स क्या रिलीज़ करती है, वो रिलीज़ करते हैं बेटा प्लेटलेट फैक्टर, जिसको हम प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तो वो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, और ये है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है बेटा इंजर्ड टिश्यू से एक्सट्रेंसिक पाथवे में, एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है बेटा प्लेटलेट से इंट्रेंसिक पाथवे में। तो ये आ गया बेटा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब होता क्या बच्चा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बेटा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक एंजाइम को बनाते हैं जिसको हम प्रोथ्रोम्बोकाइनेस बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बोकाइनेस। तो प्रोथ्रोम्बोकाइनेस किसने बनाया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन ने बनाया। जैसे प्रोथ्रोम्बोकाइनेस बनता है तो ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या करता है बच्चा, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है बेटा, ये उसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट किस में हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ बेटा। ठीक है, अब थ्रोम्बिन जब बनेगा तो थ्रोम्बिन क्या करेगा बेटा, वो फिब्रिनोजन को बेटा, जो हमारा फैक्टर 1 होता है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, फिब्रिन में। उसको कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में बेटा। ये बन गया फिब्रिन हमारा, ठीक है ना। अब फिब्रिन क्या करेगा, ऑलरेडी आपको पता है बेटा, फिब्रिन फाइबर्स बनाएगा बेटा, फिब्रिन फाइबर्स बनाएगा, ठीक है ना। और फिब्रिन फाइबर्स जो है बेटा, वो किसका फॉर्मेशन कराती है, वो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कराती है। तो ये दिया गया है एनसीईआरटी में सिंपलेस्ट फॉर्म